नमस्कार। 13 अगस्त 2025 को ही बृहस्पति देव ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर लिया है। अब वो अपने खुद के नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं और टिल जून 2026 तक वो इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत ही खास है, क्योंकि एक तो ये उनका खुद का ही नक्षत्र है और साथ ही इस नक्षत्र की प्रकृति बहुत ही अलग प्रकार की है। और इस वर्ष से लेके अगले 8 वर्षों तक यूं भी बृहस्पति देव बहुत जल्दी में मीन्स अतिचारी गोचर करने वाले हैं। तो इस वर्ष और आगे आने वाले 8 वर्षों में यही ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि अमूमन बृहस्पति देव का जो गोचर होता है एक ही राशि में 12 महीने और कुछ दिन का होता है, लेकिन अभी ये 8 से 9 महीने तक का ही रहेगा। यानी कि जो बृहस्पति देव का जो गोचर अगले 8 सालों में हम देखें तो 12 सालों में 12 राशियों में होना चाहिए, लेकिन वो 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर लेंगे। यहाँ पे नक्षत्रों का जो गोचर है वो ज्यादा लंबा होगा बजाय कि राशियों का गोचर। तो यही पुनर्वसु नक्षत्र भी बहुत लंबा चलने वाला है टिल जून तक। तो बृहस्पति देव का ये जो अभी गोचर परिवर्तन है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में 2 राशियां आती है, मिथुन राशि और कर्क राशि। तो अभी बृहस्पति देव अतिचारी होके अक्टूबर में ही जाने वाले हैं कर्क राशि में। हालांकि वो फिर से दिसंबर में पीछे वक्री होके वापस अपनी मूल जो अभी जिसमें गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि उसी में आ जाएंगे। तो इस वर्ष का गोचर थोड़ा खास अलग है। लेकिन जब भी हम किसी स्टार का, ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं, उसके गोचर की बात करते हैं, तो उस नक्षत्र की प्रकृति को जानना या उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस वीडियो को स्किप ना करें और जाने कि आखिर इस नक्षत्र के बारे में क्यों बात की जा रही है, तो मैं एक छोटी सी जानकारी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पॉडकास्ट दिल से, वहां पर मैंने इस नक्षत्र की पूरी कहानी शेयर की, आप उसको भी जरूर सुनिए। तो पुनर्वसु नक्षत्र, ये नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माता अदिति और जो देवता है वो है अष्टवसु। तो इस नक्षत्र की जैसे प्रकृति है पुनः वसु, जैसे मैंने अभी आपको शेयर किया है, तो वो इसी स्टोरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस नक्षत्र की प्रकृति एक स्टोरी से जुड़ी हुई है। इस नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ, अर्जुन का जन्म हुआ, भीष्म पितामह का भी जन्म हुआ। इस नक्षत्र का जो साइन है वो है धनुष बाण, मीन्स ये संघर्ष को दिखाता है। संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, उसको दिखाता है। और क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी है, स्वयं माता है, अदिति है, तो ये रीबर्थ को दिखाता है, रीग्रोथ को दिखाता है, रिडम्पशन को दिखाता है। मीन्स जो भी चीजें आपकी कहीं पे भी छूट गई है आधी अधूरी, उन सबको पूरा करने की ताकत इस नक्षत्र में होती है। वहीं पे बृहस्पति देव का तो जैसे नेचर ही होता है कि जीवन में सभी जितने भी सकारात्मक चीजें हैं उनको ही करना, तो जब इस नक्षत्र की शक्ति भी उनको मिलेगी तो सारी ही चीजें सकारात्मक होगी। वहीं पे इस नक्षत्र का जो पेड़ है वो है बांस। बांस एक ऐसा पेड़ होता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो तो बांस को जब भी काट लिया जाता है तो वो तुरंत ही उग जाता है। मीन्स एक प्रकार से ये खुद ही जीवन जीने की या सरवाइव करने की क्षमता रखता है। तो बस यही इस नक्षत्र का भी रोल आपके जीवन में इन 10 महीनों में रहने वाला है। ये नक्षत्र शांति भी देता है लेकिन साथ में क्रोध भी देता है। दोनों ही बिल्स जस्ट अपोजिट जो भावनाएं हैं उनको दिखाता है, क्योंकि इस नक्षत्र की जो साथ जो कहानी जुड़ी है वो बहुत अलग है। जैसे हम बहुत सारी अच्छी चीजें तो इस नक्षत्र के कारण देखेंगे, लेकिन हर चीज के पीछे कुछ न कुछ बुरी चीजें या बुरी बातें या बुरे फल भी जरूर मिलते हैं। तो इसी नक्षत्र के साथ जो कहानी जुड़ी है उसमें एक जो पहलू आता है कि वो ये होता है कि इस पूरे नक्षत्र के दौरान अगर आप किसी भी महिला, यहाँ पे कोई मतलब किसी का अपमान करने वाला नहीं कोई बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, लेकिन इस नक्षत्र की जो प्रकृति है उसके और उससे जो जुड़ी कहानियां उसके अनुरूप यह है कि अगर आप किसी भी स्त्री के बहकावे में आकर
जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा नहीं एनालिसिस करते हैं, नहीं सोचते हैं और किसी की भी बात को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके जीवन में समस्या आ सकती है। बस इस नक्षत्र का जो एक नेगेटिव जिसको हम कहते हैं, नेगेटिव पार्ट है वो बस यही है। पुनर्वसु नक्षत्र में 2 राशियाँ आती हैं, मिथुन राशि और कर्क राशि। तो मिथुन राशि के तो ज़्यादा भाग पर इसका कब्जा होता है, यानी कि 20 डिग्री तक तो मिथुन राशि होती है, लेकिन उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट तक ये कर्क राशि में रहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं इस वर्ष अतिचारी गोचर होगा, लेकिन जब बृहस्पति देव इस पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, तो मैं एक एक करके सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो हर वीडियो में मैं 4 राशियों को इंक्लूड कर रही हूँ और अंत में वीडियो के मैं आपको कॉमन उपाय बताऊंगी जो बहुत ही अनयूजुअल उपाय होंगे, और अगर आप उनको कर लिया बहुत आसान उपाय होंगे। और जो इन जनरल मैं वैसे उपाय बताती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र को ध्यान में रखकर उसी दृष्टि से मैंने इन उपायों को चुना है और आपको वही शेयर में करने वाली हूँ। तो आप अगर उन उपायों को करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जीवन में पॉजिटिव चेंज अवश्य ही आएगा। तो इसके पहले आप एक काम अवश्य करिए, अपनी जन्म पत्रिका निकाल कर आइए और उसमें देखिए बृहस्पति देव कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। जो भी आपकी राशि है उसके अनुरूप तो देखिए ही, लेकिन व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव की स्थिति को देखिए और अभी एट प्रेजेंट वो कहाँ पर गोचर करके जाने वाले हैं। तो आप उन दोनों भावों को देखिए जहां पर बृहस्पति देव स्थित है और वो जिस भाव में गोचर करके जाएंगे, तो आपको क्या करना है, जिस भाव में स्थित है वहां के जो भी छूटे हुए काम है उनको इन 10 महीनों में करना है। ये भी एक प्रकार की रेमेडी ही है। तो मैं इस वीडियो में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि का राशिफल आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेष राशि पर बृहस्पति देव का ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है क्या कुछ फल लेकर आया है। तो मेष राशि के तो तीसरे भाव में ही बृहस्पति देव अभी गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव है साहस का भाव, पराक्रम का भाव, हमारे उद्यम का भाव, हमारे कनेक्शंस का भाव, हमारी कम्युनिकेशन का भाव। यहाँ सारी चीजें अब बढ़ने वाली है। वहीं पे इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो तीसरे भाव और चौथे भाव पर फैल रही है। मीन्स 2 अच्छे भावों पर इस नक्षत्र की ऊर्जा मेष राशि वाले लोग जरूर फील करेंगे। और विशेषकर जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में हैं, टीचिंग जॉब में हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो, सलाहकार है, या जैसे क्रिएटर्स होते हैं आजकल वो हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या ऐसे कोई भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी, या कोई भी जैसे कि सीए वगैरह होते हैं जो फाइनेंशियल सलाहकार होते हैं, या अदर फील्ड के जो भी सलाहकार होते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति देव का यह पुनर्वसु नक्षत्र में जो ये गोचर है, तो आपके कोई भी चीजें, कभी आपके डेयरिंग में कमी हो गई होगी, साहस में कमी की वजह से आपने बीच में छोड़ दिया होगा। जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको लग रहा होगा इतना तो मैं फाइनेंस ही अरेंज नहीं कर पाऊंगा, चीजें मैं कैसे हैंडल करूंगा। अब अचानक उसी वाले प्रोजेक्ट को आप फिर से रिवाइव कर लोगे और आगे बढ़ोगे और सफलता भी मिलेगी। तो ये इस नक्षत्र की ऊर्जा का आपको अवश्य ही फल लेना है। साथ ही जो गुरु की दृष्टियां हैं वो बहुत ही अच्छी जगह पर है। एक जो दृष्टि, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो सबसे ज्यादा जो मेष राशि वाले लोगों के लिए इस दृष्टि का फायदा ये होगा कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेंगी। अगर आप पहले से ही विवाहित है, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थी, आप कहीं पे कुछ चीजें रोक दिए थे या कहीं पे ऐसा ब्रेक जैसा कोई स्थिति आ गई थी, तो आप देखेंगे वो सारी चीजें पॉजिटिव वे में रिवाइव होके आगे बढ़ेगी। यहीं से हम बिजनेस की पार्टनरशिप को भी देखते हैं, तो वहां पर भी कुछ न कुछ नई चीजें आप अवश्य ही करेंगे जो पास्ट में रुक गई थी। यहाँ से हम डेली वेजेस को भी देखते हैं, तो जो लोग भी रोज कमाते हैं तो उनको आप देखेंगे कि कुछ न कुछ वो नया चीज अवश्य ही करने वाले हैं, कि नई चीज करेंगे और वो उनकी सक्सेस भी प्राप्त करेगी। वहीं पे जो बृहस्पति देव की एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पे, जो भाग्य का भी भाव है, धर्म का भी भाव, यहाँ से हम लंबी यात्राओं को देखते हैं। तो अगर मेष राशि वाले लोग लंबी यात्राएं और वो भी धार्मिक यात्राएं करते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट समय है। सपोज आपका कोई ट्रेवल बिजनेस है, कोई ट्रेवल एजेंसी आप चलाते हैं, तो आप अगर कोई धार्मिक यात्राएं प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं,
तो आप सब लोगों को, जो मेष राशि के लोग हैं और ट्रेवलर हैं या ट्रेवल एजेंसी चलाते, तो उन लोगों को तो बहुत फायदा होने वाला है, विशेषकर बड़ी लंबी धार्मिक यात्राएं वो करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बृहस्पति देव आप सब लोगों को देने वाले हैं। अगर जिस किसी की भी धर्म में रुचि नहीं थी, पहले थी, बीच में कुछ वजह से नहीं रही होगी, तो अचानक से ही आप देखेंगे कि धर्म में रुचि उनकी जागृत हो जाएगी इसी नक्षत्र की ऊर्जा की वजह से। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक तृतीय दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पे, 11वें भाव पे तो बृहस्पति देव की दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, इच्छाओं का भाव है, मित्रों का भाव है, बड़े भाई का भाव है। मीन्स बहुत सारी अच्छी चीजें हम जो एड ऑन करती है वो ही जगह है ये। तो वहां पर दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी तो आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा आय होगी। मीन्स कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, उनमें वृद्धि होने वाली है। आपके मित्र, जैसे आपके कई पुराने मित्र होते हैं हमारे स्कूल के, कॉलेज के, या कई ऐसे भी मित्र होते हैं जिनसे हम बहुत लंबे समय से मिले ही नहीं है, या कोई मन मुटाव हो गया, हम नहीं मिल पाए, बातें नहीं हो पाई, तो अब आप देखेंगे कि अचानक ही आपका उनसे कांटेक्ट बढ़ गया, आप उनसे अगेन मिल गए, आपने उनसे बातें चालू कर दी, तो बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर में, बिजनेस में कुछ न कुछ आपको हेल्पफुल भी होंगे। बड़े भाई से भी आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें मेष राशि के लिए, हालांकि जो मेष राशि बृहस्पति देव को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा ही ऐसी है कि सारी चीजें आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन जब भी आप इस तरह से राशिफल देखें, क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, तो आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका को लेकर बैठिए, वहां पर गुरु की स्थिति को देखिए और दशा को भी देखिए। अगर अच्छी स्थितियां नहीं है तो इसी वीडियो के अंत में मैं कॉमन उपाय आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, उन सबको आप अवश्य ही करें। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है, क्या कुछ फल लेकर आया है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो आपके दूसरे और तीसरे भाव में फैली हुई है, क्योंकि एट प्रेजेंट बृहस्पति देव द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव बृहस्पति देव का पसंद का भाव है, क्योंकि ये भाव से हम देखते हैं धन को, वाणी को और परिवार को देखते हैं। तो ये सारी चीजें इन जनरल बृहस्पति देव ही कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्थितियां वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए इस नक्षत्र के गोचर में अवश्य रहेगी। वहीं पे तीसरा घर क्या दिखाता है, फ्रीलांसिंग को दिखाता है, हमारे प्रयत्नों को दिखाता है, हमारे साहस को दिखाता है, हमारे जो भी पब्लिक रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारी नेटवर्किंग होती है उसको दिखाता है। तो अभी वृषभ राशि वाले लोग क्या करने वाले हैं, अपनी नेटवर्किंग को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपके कहीं सपोज कोई आपने प्रोजेक्ट करने वाले थे, कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे थे या कोई अन्य काम कर रहे थे और आपने किसी से बात की हुई थी, बीच में छोड़ दी थी, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था या कोई भी वजह हो, अब आप वहीं से फिर से शुरुआत करने वाले, मीन्स उन सारी चीजों को रिवाइव करेंगे और अंत में सफलता भी आपको अवश्य ही मिलेगी। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो सबसे अच्छी बात इस नक्षत्र में गोचर की वजह से होने वाली है वो होगी बृहस्पति देव की दृष्टियों की, जहां पर दृष्टियां पड़ रही है वजह से। जैसे बृहस्पति देव का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, तो बृहस्पति देव की जो तीनों दृष्टियां वो पड़ रही है 6, 8 और 10 भाव पे। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव है। और जैसे कि ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है तो वो एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर अगर आपकी कोई भी पुरानी बीमारियां चली आ रही होंगी बहुत लंबे समय से, मतलब वो छोटी हो बड़ी हो, जैसे भी आप देखेंगे आप रिकवर करेंगे। डेफिनेटली इस समय में सभी लोग रिकवर करेंगे अगर थोड़ा मेडिकेशन या जो भी फूड हैबिट्स वगैरह को भी उन्होंने अच्छी तरह से फॉलो किया, तो इस समय में उनकी जितनी भी बीमारियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सब भी खत्म होगी। वहीं पे छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है ना, तो शत्रु भी इस समय में शांत रहेंगे बृहस्पति देव की, क्योंकि दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। वहीं पे अगर आप पैसे से संबंधित भी अगर कोई चीजों को देखते हैं तो
पैसा खर्च तो होगा, लेकिन ज्यादातर जो पैसा खर्च होगा अच्छे कार्यों में ही होगा। वहीं पे 8वां भाव आयु और मृत्यु का भाव, वहां पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी आपके मामले होंगे, जहां पे छूट गए थे वहां से रिवाइव अवश्य होंगे, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स होंगे आपके फेवर में आने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। ससुराल पक्ष से अगर संबंध खराब होंगे, बीच में टूट गए होंगे, जैसे महिलाओं के साथ ये ज्यादा स्थिति हो सकती है कि लंबे समय से कोई बातचीत वगैरह नहीं चल रही, तो हो सकता है कि सारी ही चीजें फिर से रिवाइव हो जाए, वो भी पॉजिटिव वे में हो जाए। साथ ही जो लोग रिसर्च एनालिसिस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऑकल्ट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बिल्कुल ही जैसे नई शुरुआत होती है वैसे ही चीजें होने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, वो तो सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाएगी कि दशम भाव यानी आपके कार्य में अगर कहीं पे भी कुछ रुकावट आ गई थी, आपने कुछ कामों को छोड़ दिया था, आधा अधूरा छोड़ दिया था, तो वो सारे काम अब आप फिर से उन सिरों को ही पकड़ेंगे, आगे उनको लेके जाएंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था या कुछ ऐसी स्थितियां थी जहां पे कुछ न कुछ रुकावट थी कि अप्राइजल हो गया, अभी तक कहीं कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले, तो अब इन महीनों में आपको वो सारी ही पॉजिटिव चीजें मिलेगी। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो 2 और 3 भाव की जो बहुत ही अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है वो है बृहस्पति देव की इस पुनर्वसु नक्षत्र में है। लेकिन फिर भी अपना व्यक्तिगत चार्ट आप जरूर निकालिए, देखिए वहां पर बृहस्पति देव किस भाव में बैठे हुए हैं, कौन सी दशा आपकी चल रही है। अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही है, अगर अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है या धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्तों के संबंध में कोई समस्या आ रही है, तो आप मैं जो इस वीडियो के अंत में उपाय बताने वाली हूँ उनको अवश्य ही करें, तो आपकी जो भी समस्या है उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी अवश्य ही आएगी। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। लेकिन वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए एक सलाह मैं अवश्य दूंगी उपाय से पहले, कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का लालच किया तो हो सकता है कि वो किसी न किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को उपाय तो करने ही है, लेकिन किसी भी प्रकार के, जैसे कि जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है, जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती है, उस चीज को जबरन आप अगर पाने की इच्छा करते हैं या उसको हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव की कुदृष्टि आप सभी पर अवश्य ही पड़ सकती है। तो वृषभ राशि वाले लोगों को ये बात जरूर ध्यान में रखना है। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति देव का ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है क्या कुछ लेकर आया है, तो मिथुन राशि में ही अभी तो बृहस्पति देव का गोचर चल रहा है। तो अभी बृहस्पति देव की इस पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा मिथुन राशि के पहले और दूसरे भाव में हो रही है। तो पहला और दूसरा भाव बृहस्पति देव को बड़ा ही पसंद है, अच्छी आप लोगों को अच्छे वाइब्रेशन से या अच्छी एनर्जी ही मिलने वाली है। और साथ ही क्योंकि ये नक्षत्र का गोचर आपकी खुद की ही राशि में हो रहा है, तो जो बृहस्पति देव की दृष्टियां है वो बहुत ही अच्छी जगह पर पड़ रही हैं, तो बहुत ही अच्छे फल आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला भाव तो हम खुद ही है, हमारा पूरा ही पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, वहीं पे जब बृहस्पति देव होते हैं, गोचर करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और दूसरा भाव जो परिवार का भाव है, हमारे धन का भाव है, वाणी का भाव है, वहां पर भी अतिचारी गोचर होके जाएंगे वो, तो बहुत अच्छी ऊर्जा वहां से भी आपको मिलने वाली है। पहले घर से हम हमारी पूरी पर्सनालिटी को देखते हैं, यहीं से हम अपने स्टेटस को देखते हैं, मान सम्मान को देखते हैं, और जब बृहस्पति यहीं से गोचर कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही तरह का जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जो एक अलग तरह का लेवल होता है, जिसको एक मैच्योरिटी लेवल जिसको हम कहते हैं, उस तरह का मीन्स बहुत ही डिसेंट वाला जो चीजें होती है, बिल्कुल वैसी ही मिथुन राशि के लिए होने वाली है। तो इस समय आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी बहुत बढ़ने वाले हैं। मीन्स समाज के जो बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं हमारे समाज के, उन सबसे आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, और हो सकता है उनकी वजह से आपके कैरियर में या आपके जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए। साथ ही आपका कांटेक्ट ऐसे कई लोगों से हो सकता है जो बहुत नॉलेजेबल हो, जिनसे आपको ज्ञान मिलेगा, सलाह मिलेगी, कुछ न कुछ आपको रास्ता भी मिलने वाला है। और ये जो इनकी सलाह या ज्ञान जो मिलेगा
वहां से आप क्या करेंगे, धनार्जन करने वाले हैं। साथ ही आपके जो भी पेंडिंग काम होंगे वो भी अब आप देखेंगे कि इस नक्षत्र की ऊर्जा से अपने आप से ही फिर से रिवाइव हो जाएंगे, फिर से जाग जाएंगे। आप उन कामों को फिर से करेंगे और पूरा उनको अपने डेस्टिनी यानी अपने मुकाम तक जरूर पहुंचा देंगे। साथ ही बृहस्पति देव की जो दृष्टियां पड़ रही है वो बहुत ही अच्छी जगहों पर है। 5, 7 और 9 भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टियां हैं। तो 5वें भाव से अगर संतान से संबंधित कोई भी अगर आपके प्रयास थे, उनसे कोई रिश्ते आपके ठीक नहीं थे, उनकी शादी या कहीं पे जैसे बात चल रही हो, कुछ चीजें रुकी हुई थी, कैरियर में कोई चीजें रुकी हुई थी, अटकाव थे, तो अब देखेंगे फिर से रिवाइव हो जाएंगे। यहीं से हम लव रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो अगर वहां पर भी कोई चीजें आपकी ठीक नहीं चल रही थी या बीच में आपके कुछ ब्रेकअप हो गए हैं, बातचीत बंद हो गई है, मनमुटाव हो गया है, तो अब आप फिर से नए सिरे से उन धागों को जोड़ लेंगे। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उन लोगों के लिए भी जैसे कहीं पे कुछ छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या बीच में कुछ एक चीज पढ़ते हुए दूसरी चीज को करने लगे, तो वो भी अब ऐसे समय में आएंगे जहां पे जो छोड़ कर आ गए हैं उसको फिर से वो पढ़ेंगे। तो 5वें भाव की दृष्टि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वहीं पे 7वें भाव की दृष्टि है यानी पार्टनरशिप के भाव, जो व्यक्तिगत भी है व्यवसायिक भी है। तो अगर आपके व्यक्तिगत रिश्ते यानी वैवाहिक रिश्ते खराब चल रहे हैं, कुछ नए सिरे से आप उनको ठीक करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल राइट टाइम है। साथ ही जो लोग शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। नया कोई भी बिजनेस या कोई काम करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। वहीं पे 9वां भाव यानी भाग्य भाव पर भी दृष्टि, तो बड़ी धार्मिक यात्राएं आपकी अवश्य हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आप लोगों की बहुत रुचि बढ़ने वाली है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा है हर दृष्टि से, क्योंकि उनके खुद की ही राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। प्लस नक्षत्र की ऊर्जा इतनी अच्छी है कि जीवन की जितनी भी पेंडिंग चीजें जो रुकी हुई थी, छूट गई थी आधी अधूरी, वो सारी ही खत्म होगी, पूर्ण होगी। साथ ही अगर आपके व्यक्तिगत चार्ट में कुछ समस्याएं, अपना व्यक्तिगत चार्ट देखिए, वहां पर गुरु की स्थिति को देखिए, दशा को देखिए। अगर वहां पर अच्छी स्थितियां नहीं है तो आप, जो मैं वीडियो के एंड में आपको उपाय शेयर करूंगी, उन्हें अवश्य ही करें। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर क्या कुछ लेकर आया है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अभी 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव है व्यय का भाव। साथ ही इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके 12वें भाव और आपके लग्न की तरफ फैली हुई है। मीन्स 2 जगह पर ये ऊर्जा अभी फैली हुई है। और क्योंकि बृहस्पति देव तो इस समय अतिचारी गोचर करने वाले हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2.5 पौने 3 महीने ऐसे होंगे जब देवगुरु बृहस्पति खुद आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं, यानी आपके प्रथम भाव लग्न से ही गोचर करेंगे। लग्न क्या है? हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा व्यक्तित्व। तो वहां पर आपके इस व्यक्तित्व में बहुत अधिक निखार आएगा। कुछ चीजें छूट गई होगी, अचानक से ही तेजी से घटित होंगी उन 2-3 महीनों में। लेकिन अभी जैसे कि ज्यादा समय तो बृहस्पति देव आपके 12वें भाव व्यय के भाव में, जिसे हम व्यय का भाव बोलते हैं, विदेश का भाव बोलते हैं, मोक्ष का भाव बोलते हैं, वहां पर गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पे व्यय तो आपका डेफिनेटली होगा, लेकिन बृहस्पति देव का ये जो नक्षत्र का प्रभाव इतना अच्छा है, इसकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि जो भी आपका खर्च होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में नहीं होगा। आप कोई सामाजिक कार्यों में कर सकते हैं, किसी की शादी वगैरह में कर सकते हैं, एनजीओ में आप डोनेट कर सकते हैं, किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। मीन्स कोई ना कोई अच्छे कार्यों में ही आपके धन का व्यय होगा। और साथ ही क्योंकि विदेश का भाव है और क्योंकि ये नक्षत्र की ऐसी ऊर्जा है कि कुछ न कुछ परिवर्तन करवाती है, जो हमने पीछे छोड़ा है उसे कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली परिवर्तन होगा। तो विशेषकर जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे, कुछ बीच में बात हो गई, नहीं जा पाए, फाइनेंस अरेंज नहीं हुआ, कुछ वीजा नहीं लगा, या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते थे वो लोग नहीं कर पाए, या जो लोग अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो और उनका जैसे पहले प्लान था, बीच में कुछ वजह से रुक गया, अब फिर से वो सारी स्थितियां रिवाइव होंगी और उनके जो भी प्लान होंगे वो मटेरियलाइज हो जाएंगे। यहीं से हम अगर बृहस्पति देव की दृष्टियों को देखते हैं तो बहुत ही अच्छी दृष्टियां उनके सभी भावों पर पड़ रही है। एक तो जो सबसे डायरेक्ट दृष्टि जो पड़ रही है वो छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठे भाव
को हालांकि रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है, लेकिन वहां पर दृष्टि पड़ने के बावजूद भी आप लोग को ऐसे कोई भी परेशानी जैसी चीजें नहीं होगी। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में हमें कोई व्यय होता नहीं दिखाई दे रहा। उल्टे अगर आपकी कोई बीमारियां चल रही थी तो वो भी सभी सॉर्ट आउट होने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक बहुत ही अच्छी दृष्टि पड़ रही है सुख के भाव पर, चतुर्थ भाव पर। तो क्या होगा, सुखों में वृद्धि होगी। सुखों में वृद्धि हम किस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी आप भौतिक सुखों के जो साधन होते हैं उनको खरीद सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से हम जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीजों को देखते हैं, अप्लायंसेस को देखते हैं, गैजेट्स को देखते हैं, माता को देखते हैं। तो माता के साथ भी आपके संबंध इसी, अगर जिन लोगों के खराब भी थे तो अभी आप देखेंगे अब अचानक से ही बहुत बढ़िया हो गए। तो इस तरह की चीजें ये ग्रह की दृष्टियां भी आपको देगी। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है, लेकिन यहाँ पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि इस समय अच्छी ही है। कोर्ट केस वगैरह अगर कोई चल रहे हैं तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेंडिंग मोड में आ जाएंगे, या जो पेंडिंग मोड में थे वो आपके फेवर में हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे रिलेशनशिप्स आपके बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छी नक्षत्र की ऊर्जा, क्योंकि आपके लग्न और 12वें भाव से होकर रहेगी, तो आपके स्टेटस में, मान सम्मान में भी वृद्धि अवश्य ही होने वाली है। और क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां वो सभी मोक्ष त्रिकोण पर पड़ रही है, तो आपका ज्यादा ध्यान अभी इस समय कर्क राशि वाले सभी लोगों का कुछ न कुछ धार्मिक कार्यों में अवश्य होगा। भले ही वो पूजा पाठ करे, अध्यात्म की तरफ उनकी इंटरेस्ट हो, तीर्थ यात्रा वगैरह करें, धार्मिक स्थानों की यात्रा करें, इस तरह की चीजों में उनका ध्यान अवश्य ही होगा। इसके साथ ही आपको अपनी जन्म पत्रिका भी देखनी है, वहां पर गुरु की स्थिति को देखना है, दशा को भी देखना है। अगर वहां पर दशा अच्छी नहीं है, गुरु की स्थितियां अच्छी नहीं है, तो मैं अब आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ। उन उपायों को आप अवश्य ही करें। ये कॉमन उपाय है, सभी लोग इनको कर सकते हैं। उपाय स्वरूप आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि बृहस्पति देव का इस पुनर्वसु नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है और इस गोचर का जो पेड़ है वो है बांस। तो हम बांस के ही पेड़ को उपयोग करके इन रेमेडीज को करने वाले हैं। आपको क्या करना है, बांस के छोटे छोटे 5 टुकड़े लेने हैं। वो आप कहीं पे भी बाजार में मिलते हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ताजा बांस मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ताजा नहीं मिलता है, सूखा हुआ मिलता है, तो वो ही ले लीजिए। 5 छोटे टुकड़े आप कर लीजिए, लगभग इतने इतने साइज के आप कर लीजिए। उनको एक धागे में पिरो लीजिए। कोई भी सूती धागा ले लीजिए, सफेद या पीला कलर का हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम बृहस्पति देव की ही रेमेडी कर रहे हैं। उन धागों में उन बांस के टुकड़ों को पिरो लीजिए और जैसे एक माला की तरह ही वो बन जाएंगे। इन टुकड़ों को आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, वहां पर रख दीजिए। अगर आप इन्हें कोई बड़ा बाउल लें, उसमें पानी भरें और उसमें इन टुकड़ों को रख दें, तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में फैल जाएगी। क्योंकि बांस का एक नेचर होता है, वो अपने आप उग जाता है, साथ ही वो हमारे पूरे पर्यावरण को भी शुद्ध करता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज करता है, आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा सोखेगा। तो कई दृष्टि से ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही बांस को कहीं ना कहीं वंश की वृद्धि कारक भी माना जाता है। तो आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख संपन्नता वृद्धि होगी इस उपाय से। इसके साथ ही आप एक दूसरा उपाय भी अवश्य करें, इस नक्षत्र की ऊर्जा को ज्यादा एब्सॉर्ब करने के लिए, ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आपको धारण नहीं करना है तो ठीक ऐसे ही एक कटोरी में जल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस रुद्राक्ष को रख दीजिए और हर दूसरे तीसरे दिन उसके पानी को बदल दीजिए। तो बहुत ही आसान उपाय हैं इन नक्षत्र की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम एक बहुत ही कारगर उपाय होगा। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर समय की कमी है आपके पास
तो आप उसे सुन भी सकते हैं। तो बृहस्पति देव का ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर सभी राशियों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। जीवन में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य ही आने वाली है। तो सभी राशियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहानी सुनना है तो मेरे एक और दूसरे चैनल पॉडकास्ट दिल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन